नमस्कार, संडे टॉक में आपका स्वागत है। मैं बलवंत और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तारा सेन। यह बॉटनी विभाग मंडी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पे तैनात हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। और इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जंगली खाद्य पौधों पर रिसर्च के लिए 2018 में प्रोजेक्ट मिला था। हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अश्वगंधा की खेती और लोगों में जागरूकता के लिए प्रोजेक्ट भी मिला है। कोविड के समय इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, जिसके लिए हिमाचल सरकार द्वारा पीवीआर बनाने के लिए सम्मानित किया गया था। अब इन्हें कुल 12 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो शुरू करते हैं। आज मेरा पहला प्रश्न है, खाने योग्य पौधों पर आपकी रिसर्च क्या है और इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि खाने के पौधों पे मैंने कैसे वर्क करना शुरू किया, तो ये बात 2018 की है, जब मैं अपने मेंटोर डॉक्टर चिरंजीत सर से मिलने गई थी। तो वो उस टाइम एक आईआईटी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसपे वो मंडी जिले के जो लोकल फूड प्लांट्स हैं उनके बारे में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ असिस्ट कर सकती हो। जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बहुत सारे जो उन्होंने लिस्ट कर रखे थे, 18 प्लांट्स उन्होंने लिस्ट कर रखे थे, तो मैंने थोड़ा और वर्कआउट किया और ये लिस्ट मैंने 35 तक उस टाइम पहुंचाई थी। और फिर इसके ऊपर एक बुक आईआईटी द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसमें ये सारे 35 प्लांट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। वैसे मैं 2007-8 से काम करी थी अपनी पीएचडी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था गांव-गांव जाके लोगों से बातचीत करके, उनसे मिलने का, उनके खान पान और उन चीज़ों को स्टडी करने का। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की थी कि बहुत सारे जो एडिबल प्लांट्स हैं वो पेड़ के नीचे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और उसी टाइम मैंने एक मैगजीन में, आई थिंक क्रॉनिकल मैगजीन में, एक बड़ा सा आर्टिकल रीड किया था, जिसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि इंडिया में 90% जो फूड प्लांट्स हैं या फूड रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स लेवल पर ही वेस्ट हो जाते हैं। और अगर हम उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करें, तो हम जो हंगर क्राइसिस हैं आने वाले दिनों में उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरे को वो जो आर्टिकल था बहुत ही कन्विंसिंग लगा, क्योंकि मैंने ये रियल सिचुएशन गाँव में देखी थी और मेरे मन में था कहीं कि मैं फ्यूचर में कभी इस पे काम करूँगी। तो ये बात 2008-9 की है। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया 2010 में मंडी कॉलेज में, तो उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। और सर से मिलने के बाद तो मुझे एक डायरेक्शन ही मिल गई कि मैं अपने इस एम पे काम करूं। और सर से मिलने से भी पहले मैंने डीएसटी में एक प्रोजेक्ट डाला हुआ था, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ वाइल्ड फूड प्लांट्स। तो इसी ड्यूरेशन में मेरे को वो भी सेंक्शन हो गया और सर का मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला। और फिर इस रास्ते में चल के आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड विच आई हैव चूज्ड, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स वो लोकली अवेलेबल हैं और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ फ्लोरा, और लोगों से मेरी अच्छे से मैं उनके लोकल डायलेक्ट में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए बहुत इजी भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है, और सबसे अच्छी बात है कि इंटरेस्टिंग भी है। जैसे हम देखते हैं कोविड के बाद इतने क्राइसिस हैं, हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो ऐसे में अगर हम इन प्लांट्स की तरफ थोड़ा रुझान करें और इनको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, तो आई थिंक इट कैन बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू कंट्री एंड टू द सोसाइटी। बहुत बेहतरीन जानकारी थी। अगला प्रश्न है, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति की तरफ मुड़ने और प्राकृतिक खान पान के लिए क्या किया जा सकता है, और जिससे लोगों का आकर्षण जंगली पौधों को खाने के लिए यूज करने में आप कैसे सहायता कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही सिचुएशन की डिमांड है आई थिंक। जैसे मैंने अभी कहा कि कोविड के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, पर इससे अगर पहले भी हम देखें तो आजकल हमारे खान पान में इतनी मिलावट, इतना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इतना एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट किया है हमारे फूड से, फूड आइटम से। तो आजकल हम देखते हैं कि वी कांट ट्रस्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, और हम उनको खाते भी हैं तो कहीं ना कहीं हमें माइंड में ये डाउट रहता है कि ये कितने ऑर्गेनिक होंगे, कितने रिच होंगे न्यूट्रिएंट से। तो मुझे लगता है इस सिनेरियो में ये जो वाइल्ड फूड प्लांट्स हैं या जो हर्ब्स हमारे आसपास उगते हैं,
वो बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है कि हम उनको इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। और कहीं ना कहीं आज यंग जनरेशन भी इस चीज़ को फील कर रही है, नो डाउट ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। हमारे लाइफस्टाइल में भी, हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी यंग जनरेशन पे हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि अब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो लोग ये प्लांट्स यूज़ करते थे, तो बच्चे ये जो नॉलेज था अपने आप पास ऑन होता रहता था जनरेशन टू जनरेशन। पर जैसे अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो इतने हब्स को यूज़ नहीं कर पाते अपने लाइफस्टाइल में। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चों का भी ये जो फास्ट फूड कल्चर की तरफ रुझान हो गया है। तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को हम लिंक करें वाइल्ड फूड प्लांट से। और इसको लिंक करने के कई सारे तरीके हैं जो कि मैंने अपनी वीडियोस भी हैं मेरी बहुत सारी, मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी वेबसाइट में भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने मेंशन की है कि कैसे हम इन प्लांट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कैसे इजी वे में इनको यूज़ कर सकते हैं। और अब अगर आज के दौर की बात करें आफ्टर कोविड, तो मैंने देखा कि यंग बच्चों में भी आजकल हेल्दी फूड खाने की चाह बढ़ रही है, क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ओबेसिटी और डिप्रेशन, माइग्रेशन, मतलब इतनी कॉमन हो चुकी है छोटे छोटे बच्चों में। तो नेचुरली भी कई बच्चे मैंने ये देखा कि दे आर सेल्फ अवेयर और उनको भी बहुत इंटरेस्ट है कि वो हेल्दी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी प्रश्न पे मेरा एक और छोटा सा साथ में जोड़ना चाहता हूँ मैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, वो जो जंगली पौधे हैं उनको खाएं, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जैसे स्नैक्स हैं या जो फास्ट फूड है उनमें भी इनको इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किया जा सके। कुछ ऐसा हो जिससे बच्चे अगर जंक फूड भी खा रहे हैं उनमें भी न्यूट्रिएंट रिच जैसे जंगली पौधों पे आपने रिसर्च की है उनको यूज़ किया जा सके, या स्नैक्स के तौर पे इस तरह से कुछ हो सकता है। डेफिनेटली ये तो हो भी रहा है और मैंने खुद भी इस पे काम किया है। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने पास्ता बनाई थी, पास्ता की रेसिपी, और उसमें मैंने गिलोय पाउडर और एक दूधी प्लांट होता है जिसको यूफोर्बिया हीटा बोलते हैं, और ये बहुत ही रिच होता है इन न्यूट्रिएंट्स और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो उस प्लांट को मैंने पास्ता में यूज़ किया था, तो बच्चे उसको पास्ता खा सकते हैं। और सो मैंने, जैसे अश्वगंधा की हम बात करें, मेरे को रिसेंटली इसमें प्रोजेक्ट भी मिला है, तो मैंने उसमें भी सोचा है कि मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी डेवलप करूँगी ताकि बच्चे उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। देखते हैं और चीज़ों को हाउ कैन आई इंक्लूड दीज प्लांट्स, बट डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं हम सब चीज़ों में इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कुरकुरे, लेज वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं, क्या उनमें भी इस तरह इनको सप्लीमेंट के तौर पे ऐड किया जा सकता है? जैसे जो पैकेट फूड आते हैं उनमें भी हों इस तरह के कोई पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं? डेफिनेटली हैं। जैसे अब ये एक प्लांट है सिनेमम तमेला, और बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, कोल्ड कफ और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इवन हार्ट टॉनिक की तरह भी यूज़ होता है ये। तो अगर आप इसकी पत्तियों को ड्राई करते हैं, इट्स अ फ्लेवरिंग एजेंट, तो ये आप किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हो, किसी भी चीज़ में ड्राई करके। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है इसी के बीच में, लेकिन जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपकी बात उन तक कैसे पहुंचे या वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसे आपकी बात लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो अपने, जैसे मैं अगर लेज का एग्जांपल लूँ तो लेज में अगर इसको इस्तेमाल करना है, जैसे उनके अलग अलग फ्लेवर हैं, उसमें ये वाला अगर आपका फ्लेवर आना है तो आप कैसे देखते हैं कैसे हो सकता है? ये जो प्लांट्स हैं ये वैसे तो मैं अपने लेवल पे तो मैं अभी ये कर रही हूँ कि कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको रेसिपीज़ देती हूँ। जैसे मैंने बताया सिनेमम, ये हम बड़ियों में, लोकल बड़ियों में और इन चीज़ों में डाल के हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा कुछ ग्रीन टीज़ भी मैंने इनसे बनाई हैं। पर जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज तक ये चीज़ें कैसे जाएँ और ताकि जो वेल नोन जो फूड आइटम्स हैं उनमें भी ये इंक्लूड की जा सकें, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी 6 लाख से ज़्यादा उसमें कमेंट्स अपलोडेड हैं और नियर अबाउट 12 मिलियन उसमें व्यूअर्स हैं अभी तक, तो हिट्स उसमें आ चुके हैं।
तो लोग वहाँ से भी ये चीज़ें देख सकते हैं, मेरी बुक से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे 18 रिसर्च पेपर हैं, तो इसमें भी उनका भी जिक्र किया गया है कि हाउ वी कैन यूज़ दीज हर्ब्स इन आवर न्यू ट्रेडिशनल रेसिपीज, और इफ दे हैव सच अ विजनरी अप्रोच देन दे कैन इंक्लूड दीज हर्ब्स इन देयर फूड आइटम्स। अदरवाइज इट्स माई ड्यूटी टू प्रिपेयर और डेवलप न्यू रेसिपीज एंड टू पॉपुलराइज देम। और अभी तक तो काफ़ी हम कर रहे हैं इस पे काम, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही हैं बहुत सारी रेसिपी जो हमने बनाई हैं। क्योंकि अगर जो भी आप जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है, अगर उसको किसी चीज़ में हम लोगों तक पहुंचाएं, कोई तरीका है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लेस का, कुछ ऐसा जरिया होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी, तो उससे मास लेवल पे लोगों को भी फायदा होगा, और जो जहाँ से वो प्रोडक्ट जाएगा, जो रॉ प्रोडक्ट है, उनको भी फायदा होगा। तो इसके लिए कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो? ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है। जब आप कहीं कोई नई रेसिपी आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको उसके लिए पेटेंट फाइल करना पड़ता है, और अगर उनको लगता है कि आपकी रेसिपी नई है एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू सोसाइटी, तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाता है, और इसमें नियर अबाउट आपको 1-2 साल लगते हैं। और अगर आपकी रेसिपी कन्विंसिंग है, जैसे मैं अभी गिलोय पास्ता की बात कर रही थी, पास्ता एक बड़ा ही कॉमन फूड है जिसको कि सब तरह के लोग इसको खाते हैं। तो कल को जब ये पास्ता अगर फेमस हो जाता है, और सेम गिलोय को भी सब जानते हैं कि गिलोय के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, हम गिलोय को अमृता के नाम से जानते हैं, और वो ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए यूज़फुल होती है। तो अगर हम पास्ता, जैसे बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं या यंग जनरेशन ज़्यादा पसंद करती है, तो अगर हम ऐसे नए प्रोडक्ट हम ला सकते हैं, तो फिर हम उसको जो भी इसको प्रमोट करना चाहें। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है देहरादून से, कविता, वो एक लाइफ एंटरप्रेन्योर, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, और वो हर्बल टीज और ये सब चीज़ें बेचती है। तो रिसेंटली मैं किसी रेस्टोरेंट में एक प्रमोट करी थी वाइल्ड फूड प्लांट्स को, तो उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था कि मैंने ये पास्ता वो बनाया है। तो उन्होंने फेसबुक में मेरे वो वीडियो देखी होगी, और उन्होंने मुझे कॉल किया, और उन्होंने बोला कि अगर आप ये कुछ सैंपल हमें प्रोवाइड करें तो हम इसको बड़े स्केल पे गुड़गांव और कहीं कहीं जो भी जहाँ भी उनके आउटलेट्स हैं, तो हम इसको प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। तो ये तरीके हैं कि लोग यूट्यूब से देख सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, जर्नल से पढ़ सकते हैं, और अगर उनको अच्छा लगे तो वो उसकी मार्केटिंग करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, अगर हम हिमाचल या हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, और तो इनमें ऐसा क्या किया जा सके कि स्थानीय लोग जंगली खाने वाले पौधों को व्यवसाय के तौर पे दोहन कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें? ये जो पिछला प्रश्न था वो मैंने उसी के संदर्भ में इसको पूछा है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं ये कहूँगी कि वाइल्ड जो फूड प्लांट्स हैं, ये बहुत ही अच्छा एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, रूरल प्रॉस्पेरिटी में ये हेल्प कर सकते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, हर स्टेज पे इनकी बहुत डिमांड है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे जब हमने काम करना शुरू किया था, तो मुझे बड़ी जगह से ये आते थे, मैसेज आते थे, मेल्स आते थे, दे आर डिमांडिंग फॉर द सीड्स टू द नर्सरी प्लांट। तो मीन सोचो, आपको सीड आप बेच सकते हो, आप नर्सरी डेवलप कर सकते हो, नर्सरी प्लांट आप बेच सकते हो, देन यू कैन डोमेस्टिकेट द वाइल्ड फूड प्लांट्स। घर के आसपास आप कुछ मल्टीपर्पज स्पीशीज होती हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये तराम्बल होती है जिसको हम फाइकस ऑरिकुलेटा या रॉक्सबर्गाई बोलते हैं। तो तराम्बल एक, इसके पत्ते घास के रूप में यूज़ होते हैं, लकड़ी जलाने के रूप में यूज़ की जा सकती है। इसकी लीफ की पत्तियों से प्लेट बनती है जिसमें हम खाना सर्व कर सकते हैं, और इसके जो फ्रूट्स होते हैं तो उसकी हम सब्जी बना सकते हैं, आचार बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ मल्टीपर्पज़ प्लांट्स अपने घर के आसपास लगाएं तो ये बहुत ही इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इससे घास हर चीज़ आपको मिल रही है, तो वो तो आपको कंट्रीब्यूट कर रही है। प्लस जैसे मैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से के साथ मिलके काम करती हूँ, तो पीछे जैसे मैंने उनको अवेयर किया था कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, वाइल्ड फिगम इनको कहते हैं, और हिमाचल में 6 स्पीशीज़ हैं जिनको कि हम बहुत अच्छे से खाने में यूज़ कर सकते हैं। पर अज्ञानता के कारण क्या है कि ये सारे के सारे फ्रूट्स प्लांट के नीचे ही रिसोर्स लेवल पे ही वेस्ट हो जाते हैं, और मैंने उन लेडीज़ को बताया कि इनको हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम स्टफिंग भी कर सकते हैं, कचौरी में, सिड्डू में, या फिर हम इनकी सब्जी बना सकते हैं, इनका अचार बना सकते हैं, इनका जैम बना सकते हैं।
और पीछे जैसे DST ने मेरे को एक अवार्ड के लिए बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी वो लेके आएँ और वो एग्जीबिशन वहाँ पे लगाएं। तो उसमें एक लेडी है स्नेहा जी, तो वो साथ में गई थी, तो वो तरियम्बड़ ये साथ लेके गई थी। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैम जब से आपने बताया है और जब से हमने इसका अचार बनाया, इतना इसका अचार बिका, और कहती कि पहले ये वैसे ही वेस्ट हो जाता था। तो मैं ये देख रही हूँ कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट इतना पोटेंशियल है वाइल्ड फूड प्लांट में, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोग काम तो करना नहीं चाहते पर सारे ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं। तो जो लोग इसमें जुड़ के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट बना सकते हैं या प्लांट लगा सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इट कैन अपलिफ्ट द सोसाइटी, अपलिफ्ट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। इसी के साथ मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने आपकी वेबसाइट में द्रेगल और तरडी के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आपने लिखा है कि इसको व्यवसाय के तौर पे शुरू किया जा सकता है। तो वो आप बताइए लोगों को भी कैसे द्रेगल और तरडी को आप व्यवसाय के तौर पे शुरू कर सकते हैं, आपके क्या विचार हैं। और वो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे वो हिमालय क्षेत्र में होता है जो आपने लिखा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ अगर कोई चेन्नई वाला या कोई कोलकाता वाला खरीदना चाहे तो कैसे इसको खरीद सकता है, और क्या स्थानीय लोगों को इससे कैसे मदद मिल सकती है कि वो अपना प्रोडक्ट जो भी तरडी और द्रेगल अगर व्यवसाय के तौर पर उगाएं तो वो कैसे उन तक पहुंचे, इसके बारे में आप थोड़े विस्तार सकते हैं। वैसे ये जो तरडी और द्रेगल है, हम इनको, इनका सामान्य नाम यम है, इनको हम यम स्पीशीज बोलते हैं। यम मीन्स एक बाइन होती है बेल की तरह जो दूसरे पेड़ों पर उगती है, और इसके जो रूट्स होते हैं, रूट ट्यूबर, वो खाने में यूज़ किए जाते हैं। तो पहले तो ये यम बहुत ही अलग ही, मतलब इनकी फ्लेवर, इनका टेस्ट होता है, और इनको हम सीजनल डेलिकेसी हम बोलते हैं। विंटर सीजन में हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हिमाचल की बात करें तो मंडी में तो तरडी बहुत ही फेमस है, और शिवरात्रि के आसपास लोग इसको खाते हैं। अगर हम इनकी हिस्ट्री को देखें तो इनको हम आदिवासियों का भोजन मानते थे, क्योंकि इनको आमतौर पे ये जंगलों में उगती मिलती हैं, तो इनको वही लोग यूज़ करते थे जो कि जंगलों के आसपास रहते थे। और बट ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि धीरे धीरे इनका यूज़ थोड़ा कम हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको खेती के अंतर्गत लाएं और व्यावसायिक फसल के रूप में इनको डेवलप करें। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जिन लोगों के पास कम ज़मीन है वो भी इसको लगा सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि कई लोग इसको, इवन आपकी प्लास्टिक की बोरी, अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोरी में ही कुछ मिट्टी डाल के उसके ट्यूबर्स उस पर लगा सकते हैं। मतलब इसको शहर में भी उगाया जा सकता है। यस, तो ये इसकी सबसे, अपने खाने के लिए तो लोग शहर में भी लगा सकते हैं, और गांव में लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी जो भी उनकी बेस्ड लैंड है जो किसी काम की नहीं है, वहाँ पे लार्ज स्केल में ये इसके ड्रम्स में, या फिर उनके पास कोई वेस्ट कंटेनर है उसमें लगा सकते हैं, या फिर वो एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये कंद लगा के उनको वो रेगुलर हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हम देखें तो इसकी मार्केट जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है एक तो, और वेरी यूनिक इन टेस्ट एंड फ्लेवर, और ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं आज तक जिसको जिसको तरडी पसंद ना हो। मतलब टेस्ट तो है ही, हम इंडियंस के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हेल्दी, टेस्टी और हर चीज़, और यूनिक इन फ्लेवर, टेस्ट, सब चीज़ें हैं इसमें। तो मंडी के लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है तरडी का, और ये शिवरात्रि के आसपास तो आप देखेंगे कि 200 से 400 रुपए किलो तक ये बिकती है। और जबकि दूसरी की बात आप करें तो मैं, मेरा जो प्रश्न है ना वो इस तरह से है, अभी मैंने तो चलो बहुत दूर की बात बता दी, कोई नहीं, तमिलनाडु मैं आपके आंसर पे आ रही हूँ, प्लीज आप मैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैं भी रिसेंटली इस पे एक आर्टिकल लिख रही थी, तो मैंने इसकी और थोड़ी तय पे मैं गई थी। तो अब धीरे धीरे क्या है कि कुछ एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज हैं उन्होंने इसकी तरडी बनानी बड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तो वो बड़ियाँ कैसे बनाती हैं, वो तरडी को कद्दूकस करती हैं और माह की दाल के साथ उसको पीस के उसके साथ वो उसकी बड़ियाँ बनाती हैं। तो अब बड़ियाँ एक बार बन गई तो आप 1 साल तक के लिए उनको यूज़ कर सकते हो प्रॉपर डिहाइड्रेट करके। और इसके अलावा इसका अचार भी बनता है। तो एक तो ये तरीके हैं कि आप वैल्यू ऐड करके इनको आप बेच सकते हो, ऑनलाइन आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, तमिलनाडु के लोग भी इसको इजीली ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल बहुत ट्रेंड है कि ऑनलाइन हम चीज़ें करते हैं। तो अगर आप एक तरडी ट्यूबर निकालते हो तो मुझे लगता है कि 15 डेज तक यू कैन, क्या सुखाकर भी नहीं बेचा जा सकता है कि बाद में वो फिर उसी तरह इसकी एक सब्जी बन सकती है या नहीं बन सकती है? और जैसे अगर हम तरडोलू इनके बीजों की बात करें, उनको भी हम खाने में यूज कर सकते हैं। नहीं, रूट, अगर रूट जैसे इसको फ्रेश खाया जाता है,
अगर इसको सुखा के या कुछ प्रिजर्व करके इसको अगर नहीं। लंबे समय तक रखना हो तो कोई नहीं पॉसिबिलिटीज? नहीं खा सकते, क्योंकि जब हम इसको सुखाएंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी और ये वैसे नहीं बन पाएगी। सो फिर इट्स इसका इम्पोर्टेंट कि हम इसको वैल्यू ऐड करके हम वहाँ तक पहुँचाएं। अचार के तौर पे इस्तेमाल किया जा अचार से आप बढ़िया बना के। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजकल की जीवन शैली जिससे सबको पता है भागम भाग भरी है, हर आदमी तनावग्रस्त रहता है, शुगर अन्य तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो ये जंगली जो खाने पीने के पौधे हैं इनसे किस तरह से, इनके इस्तेमाल करने से किस तरह से इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, या कौन कौन सी बीमारी है जिनसे इनको खाने से बचाव हो सकता है, जो फायदेमंद हो सकती है? देखो, जंगली पेड़ पौधे वैसे तो अपने आप में और बहुत वो ही, कौन कौन से हैं? ये जंगली जो पेड़ पौधे हैं अपने आप में वो औषधीय और न्यूट्रिटिव वैल्यू से परिपूर्ण हैं। और हम देखिए कई बार तो जैसे हमारा एक ड्रम स्टिक जिसको हम सुन्नी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और मोरिंगा ऑलिफेरा उसका नाम है, तो हम देखते हैं उसका रिच न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, तो उसको खाने से ही आपकी कड़वा होता है टेस्ट में, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ें वो रेगुलेट करता है। कड़ी पत्ता हम सिंपल सा लेते हैं, वो भी कई सारी बीमारियों को, गिलोय हम देखते हैं, तो सो मेनी प्लांट्स आर देयर। अब आपने बोला कि भागम भाग और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम कैसे इनको यूज़ करें, तो ये जो हमारी सारी जो में बीमारियां लगी हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हैं। तो एक तो जब हम एक्सप्लोर करेंगे, नेचर में जाएंगे, उन प्लांट्स को ढूंढेंगे, तो आई थिंक वी विल डू सम फिजिकल नहीं, वर्क। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी भाग कम नहीं हो सकती है, लेकिन इन जंगली पौधों से उनको कैसे उसका इस्तेमाल करके इन चीजों से थोड़ा तनाव से कमी आ जाए, या उनका शुगर लेवल, या उनको अगर पेट की कोई विकार है वो ठीक हो जाए, कि इनमें कुछ ऐसे तत्व हों। नहीं, तत्व तो इनमें है, बस यही है कि हाउ टू यूज़ देम, क्योंकि अब जितना भी इनका है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स पे मैंने काम किया है, ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल किया जा चुका है कहीं ना कहीं, यूएसए या जैसे कंट्रीज में, या इंडिया के बहुत सारी, तो सबका अपना एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है। और मेडिसिनल वैल्यू तो थ्रू द, अगर हम एंसेंट पीरियड देखें तो बहुत ही रिच है ये मेडिसिनल वैल्यू में। तो ये चीज़ें तो सबको पता है, लिटरेचर आप चाहेंगे तो है उनकी मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव वैल्यू, बस ये है कि हाउ वी कैन यूज़ दिस। तो एक तो है कि जो लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उनको तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो नेचर में जाएं, वो वैसे भी आपको रेजुवनेट करता है अगर आप नेचर में जाएं और फ्रेश इनको लेके आएँ। और अगर आपके पास पूरा वीक आपका बिजी है, जैसे मैं खुद भी जॉब पे हूँ, तो मुझे भी काफ़ी कम टाइम मिलता है, बट स्टिल जब भी आपको टाइम मिलता है बाहर जाने का, नेचर में जाने का, तो आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा वॉक करूँ और थोड़ा सर्च करूँ कि कौन से प्लांट्स हैं अवेलेबल। फिर भी अगर ये लोग नहीं कर पाते, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे साथ बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज जुड़ी हुई हैं, तो वो बहुत सारे हर्ब्स को सुखा के पाउडर करके उनके पास मिलते हैं, तो वहाँ से भी वो ले सकते हैं। और कुछ चीज़ों का हम धीरे धीरे ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं, ताकि जो लोग नहीं जा सकते वो लाल लेके इनको अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। कोई एक उदाहरण जिससे भी कोई पर्टिकुलर कोई पौधा है जिसको खाने से ये वाली चीज कम होगी, ये वाली में फायदा होगा, कुछ इस तरह का कोई एक एग्जांपल? वैसे तो सारे प्लांट्स रिच हैं मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव वैल्यू में, फिर भी मैं गिलोय पाउडर की बात करूं तो जैसे आप इसकी अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे कि भाग दौड़ में हम कैसे करें, तो मैंने वैसे तो इसकी वो गोलियां लोग खाते थे गिलोय की। कुछ ऐसा जो नहीं है, ये तो चलो कोई ना कोई बेच रहा है, डाबर वाले बेच रहे हैं, पतंजलि वाले, कोई ऐसा जो नहीं है, जो अननोन है, लेकिन जो आपको पता है किसी और को पता नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता है, कुछ ऐसा? वैसे तो ये है कि मैंने जितने भी प्लांट्स पे काम किया है वो दुनिया के किसी न किसी कोने में खाए ज़रूर जाते हैं, चाहे हम हिमाचल की बात करें या बाहर बात करें। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब मैंने कोई नया प्लांट ढूंढा और मैंने लोगों तक पहुँचाया, पर फिर भी मैं स्टिल आई विल से डैंडेलियन जिसको बोलते हैं, और इसको सब लोग जानते हैं, इसको लोकल भाषा में हम एक मैंने यहाँ एक पत्ता देखा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये क्या चीज़ है और इसका क्या फायदा हो सकता है? हाँ, ये इतना कॉमन नहीं है, पर पहले मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। डैंडेलियन की जिसकी मैं बात करी थी, तो ये जो डैंडेलियन है ये इस तरीके के इसके पत्ते रहते हैं। हालांकि ये डैंडेलियन ये दूसरी स्पीशीज है जिसको हम सोमकस बोलते हैं, दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। और ये जो इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको खाते हैं, स्पेशली इंडियन तो इसको नहीं जानते, क्योंकि जो फॉरेन के लोग हैं उसको एज अ सैलेड लेते हैं ये। और मैंने देखा कि कुछ समय पहले में से एक आई थिंक गुजरात राजस्थान से कोई थे जो मेरे को डिमांड करते थे बहुत ज़्यादा कि मैम काइंडली आप इसकी डैंडेलियन रूट्स प्रोवाइड करें। जो रूट्स होती हैं डैंडेलियन की, तो वो एंटी कैंसरस और एंटी डायबिटिक होती हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, वो स्पेशली यूज़ की जाती हैं डायबिटीज़ के लिए और कैंसर के लिए।
तो ये तो है कि आप उसको एज अ मेडिसिन लें, पाउडर लें, कड़वी होती हैं वो, पर एज अ फूड प्लांट आप इन पत्तियों को आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अवेलेबल होता है और इसकी रेंज इतनी ज़्यादा इस प्लांट की, ये आपको लोअर एल्टीट्यूड से लेके 5500 मीटर तक मिलेगा। मतलब ऊपर की हाइट के लोग भी और नीचे के लोग भी इसको खा सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही सही प्लांट है जिसको कि हम यूज़ करें। और इसमें वाइट कलर के वो लगते हैं, पेपर्स रुई की तरह लगते हैं, जिसको बच्चे फूंक मार के उड़ाते हैं। और इट्स अ वेरी वेल नोन प्लांट। और आप जैसे कह रहे थे कि लोग इसके बारे में, इंडिया में तो बहुत कम लोग, हिमाचल में तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है कि कोई इसको पहचानता होगा और इसको एज अ मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज करता होगा। इसका कॉमन नेम जिसे हम लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं? लोकल भाषा में इसको दुद्धि भी कहते हैं, कई जगह इसको लौंग बोलते हैं, क्योंकि इसके येलो कलर के फ्लावर होते हैं। जो लेडीज नोज पिन पहनती हैं तो वो लौंग की तरह लगते हैं। और बच्चे ने इसको घड़ी फूल कहते हैं, क्योंकि इसकी जो होती है पेडिसल बोलते हैं फ्लावर की, वो ऐसे काट के घड़ी इतने अच्छे से बन जाती है। और ये प्लांट वैसे तो कड़वा होता है टेस्ट में, बट यू कैन यूज इन एनी रेसिपी। जैसे मैंने देखो ये आज ये कुछ एक हर्ब्स हैं जिसमें मैंने एक सिनेमम मैंने यूज़ किया था इसमें, और एक मैंने ये इसकी एस्ट्रेसी फैमिली के हैं ये डैंडलियन और इसकी सिमिलर स्पीशीज हैं ये वाली यूज़ की थी मैंने। एक मैंने पत्थर चट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको लोग वैसे पथरी की बीमारी के लिए यूज़ करते हैं, स्टोन प्रॉब्लम के लिए, तो मैंने एक ये इसमें यूज़ किया। और ये जो आप पूछ रहे थे, एक मैंने ये यूज़ किया लाइगोडियम। ये वैसे एक टाइडोफाइट है, जैसे आपने लिंगड़ और ये सुना होगा, तो उनकी फर्न है ये बेसिकली। तो ये मैंने रिसेंटली इस पे काम किया था। इसको ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो इसको यूजली खाते हैं, आदिवासी जिनको मैं ये बोलूंगी, क्योंकि ये जो हर्ब्स होते हैं ना मेनली आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के, हाँ नॉर्थ ईस्ट के, वो लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं इसको। और 2 स्पीशीज मैंने यहाँ पे देखे और दोनों को ही खाते हैं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़ा कोई जानेंगे इसको लाइगोडियम जैपनीज, इसका कोई मेडिसिनल बेनिफिट? हाँ इसके मेडिसिनल, ये लंग्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ही यूजफुल है ये। और मेरी वेबसाइट में भी दोनों ही प्लांट है ये लाइगोडियम, और इवन यूट्यूब चैनल में भी ये प्लांट है। तो ये जो सारे हर्ब्स हैं मैंने इनको ग्रेवी की, मैंने इनकी मतलब इनको मिक्सी में ग्राइंड किया, और एज अ ग्रेवी मैंने मशरूम और न्यूट्रिला और पोटैटो के साथ मैंने इनको कुक किया। ये रेसिपी आपकी वेबसाइट में भी रहेगी? नहीं, ये मैंने आज ही ट्राई किया, न्यू रेसिपी। अगर ये वेबसाइट में हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके इसको ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। मैं ये तो, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लांट खाने योग्य है और उसको कितना खाना है। वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगी व्यूअर्स को कि जब भी आप वाइल्ड फूड प्लांट्स ट्राई करें तो शुरू में उनको कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि हर एक जो इंसान होता है उसका बात पित्त कफ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो कई बार ये प्लांट्स, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, कई बार ठंडी होती है, तो कई लोगों को ये गर्म ठंडा मतलब उनके हिसाब से सूट नहीं करता है, तो वो कम क्वांटिटी में लेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये उन पे रिएक्ट करती हैं, तो देन दे कैन यूज इट एज मच। तो ये जैसे आप रेसिपी की बात कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि इनको खाना है, तो मैं इनको कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं इनकी ग्रीन टी ले सकती हूँ, इनकी जैसे मैंने इसमें डाल दिया, आप कैसे भी सुखा के पाउडर कर लो, इनको आप एज अ टॉनिक ले लो, बस पता होना चाहिए कि ये प्लांट है। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर इनकी आपको आइडेंटिफिकेशन की आपकी वेबसाइट में जाया जा सकता है। यस वो तो है ही व्यूअर्स के लिए है, तो व्यूअर्स जाएं उसमें। मैं तो चाहती हूँ 12 लाख हिट्स तो ऑलरेडी उसमें मिल चुके हैं, 12 लाख मिलियन। ये सिर्फ यही होता है या भारत में ये मैंने बताया आपको 5500 मीटर तक लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड। हाइट की नहीं, अगर दूसरे तरीके से बात करें, जैसे हाइट तो चलो कई जगह ज्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन जो जलवायु है जैसे ट्रॉपिक है, टेम्परेट है, उस तरह कहाँ हो सकता है? नॉट नेचुरली, अगर साइंटिफिक वे में बोलें तो हम हाइट के बेस पे ही, एल्टीट्यूड के बेस पे ही वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वेरी करती हैं। क्योंकि भारत में ज्यादातर जगह जो सेंट्रल इंडिया है वो बहुत गर्म है, तो वहाँ इसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि होगा या नहीं होगा, इस तरह को कोई? ये मिलेगा आपको, आराम से मिल जाएगा ये आपको, ये नियर अबाउट 800 मीटर से ऊपर आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। इवन मेरे एक कलीग थे, वो इस पे काम कर रहे थे, डैंडलियन ऑफ इंडिया, तो वो डाइवर्सिटी चेक कर रहे थे, तो उन्होंने तो प्रैक्टिकली इसको डॉक्यूमेंट किया होगा। कुछ फर्क हो सकता है, जैसे कोई 500 मीटर वाला या 5000 मीटर वाले में कुछ तो फर्क होगा?
वो तो क्लाइमेटिक स्पीशीज तो खैर सेम रहती है, बस उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू पे डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो ऐसा वहाँ ना की हो सॉइल कि 500 वाला खाने योग्य हो और 5000 वाले में जहर आ गया हो, कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो स्पीशीज है, अब आप तर्डी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप तर्डी चाहे नीचे से खाओ चाहे ऊपर हाई एल्टीट्यूड की खाओ, बस टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस जरूर आ सकता है। राजमा अगर आप देख लें, राजमा की स्पीशीज एक है, अगर आप आइडेंटिफाइड है ये राजमा है, तो आप इंडिया का कहीं का भी राजमा खा लीजिए, उसमें वो पॉइजनस नहीं होगा। बस ये होगा कि उसका टेस्ट में जरूर आपको वेरिएशन मिलेगी। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है आपके साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया। अब आखिरी जो प्रश्न है वो है, आपको जुनून और लगातार जूझने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेरित कर रही है कि आप लगातार जंगली पौधों के बीच में रह रहे हैं और नई नई चीजें निकाल के ला रहे हैं? इसके लिए क्या चीज आपको प्रेरित करती है? जंगली पौधों पे काम करना तो आई थिंक एक तो आपके लिए अपने लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप नई नई रेसिपीज आप ट्राई करते हो, आपको अपने लोकल फ्लोरा का पता चलता है और यू कैन ऐड दीज टू योर लाइफस्टाइल, आप खुद हेल्दी रह रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है, मैंने जैसे आपको बताया, मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई है कि मैंने वो आर्टिकल रीड किया और मैंने गांव जाके देखा कि प्लांट्स वेस्ट हो रहे हैं, और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट तो रहता ही है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज जो होती हैं, जो भी कि जिस बैकग्राउंड से जुड़ी होती हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि सच में ये जो रिसोर्स हो रहे हैं वेस्ट, ये वर्ल्ड वाइड ये जो फूड चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों में इतनी बीमारियाँ हो रही हैं और वो ड्यू टू अनअवेयरनेस। जैसे मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी एक प्लांट अपोन्शिया, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं, त्राबड़छू हम लोकल लैंग्वेज में नागफनी बोलते हैं उसको। तो वो मेरे घर के पीछे लगा हुआ था, मैंने जब मैं छोटी थी तो मैं बड़े होते हुए तक मैंने उस प्लांट को देखा है। तो एक बार मेरे भाभी कहीं से आए थे, उन्होंने बोला इसको खाते हैं, इसके फ्रूट्स को, तो हमने बड़े हंसे उन पे, क्योंकि वो बहुत ही हॉरिबल दिखता है, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें। पर जब मैंने काम किया और मुझे पता चला कि इस प्लांट को खाते हैं, और मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं लोग तो वो डरते हैं खाने में, तो जब मैं उसको पहली बार बनाई थी तो मेरे पापा भी ये कह रहे थे कि मैं तो नहीं खाऊंगा, कि मेरे को कुछ हो ना जाए। पर सच में इतनी डिलीशियस उसकी रेसिपी बनी कि वो मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया, कि मैं अगर 1 महीना उसको ना खाऊं तो मेरे को क्रेविंग हो जाती है कि मुझे अपोन्शिया खाना है। और जब मैंने वर्कआउट किया, सर्च किया, तो मैं देखा कि कई वेस्टर्न कंट्रीज उसको लार्ज स्केल में कल्टीवेट करती हैं और वो बड़े बड़े होटलों में सर्व होता है। तो इजराइल का एग्जांपल है, इजराइल में कैक्टस के फल उगाए जाते हैं और वो बेचे जाते हैं, बेचते तो यहाँ इंडिया में भी बिकते हैं ये फल, तो कुछ लोग तो जानते हैं इसको। जैसे यहाँ पे जो है ज्वाला जी मंदिर है माता का, उसके आसपास लोग इसको बेचते हैं, पर बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है ये। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग ना इतने है नहीं, अवेयर नहीं है खाने अपने फूड हैबिट्स में, लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज। और मुझे लगता है कि छोटे होते होते तक मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता ही था कि इतना रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे आसपास है, फ्री है, और आपको मार्केट से रुपए दे के बुलाना नहीं पड़ रहा है, और आप उसको खा ही नहीं रहे थे। और अगर मैं अपोन्शिया की बात करूं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। स्पेशली कोविड के टाइम जब हम बात करते थे कि जिंक लो, मैग्नीज लो, मैग्नीशियम लो, विटामिन सी लो, उसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और वो कैंसर के लिए इतनी इफेक्टिव रेमेडी है। आज हम देख रहे हैं हर किसी को कैंसर हो रहा है। फैटी लीवर सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग आजकल काम करते नहीं है, खाने में उनका बहुत इम्बेलेंस है, टेस्ट के हिसाब से चीज़ें खाते हैं, तो बैठे बैठे उनका लीवर फैटी हो रहा है। या अल्कोहल जो ज़्यादा लोग लेते हैं उनका लीवर फैटी, लीवर की इतना इफेक्टिव वो रेमेडी है वो। तो मुझे लगता है जब मैं एक पढ़ी लिखी साइंस की जो मैं स्टूडेंट हूँ, जब मुझे नहीं पता कि इस प्लांट को खा सकते हैं, तो गाँव के लोगों को कैसे पता होगा। तो मुझे लगता है कि इट्स माई प्राइम ड्यूटी, बीइंग अ बॉटनिस्ट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रिसर्चर, कि मैं कम्युनिटी को अवेयर करूं। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि अज्ञान की वजह से मैं बोलूँगी, विटामिन डी और बी सी जो भी हैं ये, मतलब इनकी हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें ये मिले और कैसे हम इनको यूज़ करें, ताकि छोटी छोटी हमारी गलतियों की वजह से हम इस स्टेज पे ना जाए कि हम डिप्रेशन। किस पौधे से, कोई जंगली पौधा जिससे विटामिन डी या B12 विटामिन B12 आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा, और विटामिन डी वैसे मशरूम में होता है, बट स्टिल सनलाइट उसमें होता है नहीं, उसमें नहीं होता है। अच्छा, पर प्रेरणा स्रोत आपका कैक्टस ही है। नहीं, बिछुटी भी है नेटल नहीं। पर उसके बाद मुझे ये लगा कि हर स्कूल के बच्चों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, और मेरे 2 ही फोकस हैं, एक स्कूल चिल्ड्रन या जो भी छोटे बच्चे हैं, और दूसरा लेडीज जो खाना बनाती हैं। तो मुझे लगता है अगर वो लेडीज़ को भी नॉलेज होगा तो वो भी
इंश्योर करेंगे कि उनके बच्चे प्रॉपर अमाउंट में विटामिन लें, न्यूट्रिएंट्स लें, ताकि हम बीमार ना हो। तो ये मेरी 2 चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत काम करना है। और आपको पता है कि कितने सारे स्कूल हमारे स्टेट में हैं, हमारी कंट्री में है, तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत कम पड़ जाऊंगी अगर इतने लोगों को अवेयर करना है। तो थैंक टू पीपल लाइक यू कि जो इस मीडियम से ये चीज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, या सोशल मीडिया है या फिर जो भी हाई लेवल पे गवर्नमेंट मेरे को रिकॉग्नाइज करती है, मेरे को अवार्ड वगैरह देती है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। फिर आपको लोग सुनते हैं, आपकी बातों को सीरियस लेते हैं। तो और भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ एंगेज करती हूँ, वो मेरे साथ जाते हैं फील्ड विजिट पे। तो आई होप दे ऑल विल हेल्प टू प्रोपोगेट दिस नॉलेज टू ऑल द पीपल अराउंड अस। आज वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आशा है कि जल्द ही आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक में। और मैं दर्शकों से फिर अपील करना चाहता हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।